हाय। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे इनविजिबल पार्ट को जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है और उसको उपयोगी बनाता है कंप्यूटर को। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करे कि क्या काम करना है, जो यूजर उसे काम देगा वही वैसा ही स्पेसिफाइड काम करेगा। तो कंप्यूटर का वह भाग जो विजिबल नहीं है लेकिन कंप्यूटर के द्वारा होने वाले सभी कार्यों को ये मैनेज करता है। हाय। पिछली क्लास में आप लोगों ने सीखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होते हैं। मतलब ये है कि कंप्यूटर हार्डवेयर के बिना तो कंप्यूटर का अस्तित्व नहीं है। लेकिन एक और चीज है, एक और भाग है हमारे कंप्यूटर का जिसके बिना हमारा कंप्यूटर काम नहीं करेगा। ये पार्ट आपको विजिबल नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर को काम कराने के लिए। अगर केवल और केवल हार्डवेयर है तो फिर आपका कंप्यूटर एक डब्बा है। तो चलिए आज जानते हैं ऐसे इनविजिबल पार्ट को जो कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है और उसको उपयोगी बनाता है कंप्यूटर को। तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब भाई इनविजिबल हमने कहा, इनविजिबल मतलब जो चीज ना दिखे, जिसकी दृश्यता ना, ठीक है। लेकिन ये आपके कंप्यूटर को, पूरे कंप्यूटर को गवर्न करने का काम करता है, मतलब कि उसको निर्देशित करने का काम करेगा, ठीक है ना। उसको गवर्न करने का काम करेगा, जो उसका काम निर्धारित है वो काम लेने में मदद करेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी कमांड है, ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को जो यूजर काम देगा उसके हिसाब से काम देगा ये, ठीक है ना, काम करवाएगा। ठीक, तो चलिए समझते हैं इसी चीज को, डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर है क्या। अगर एक जनरल भाषा में हम लोग बात करें तो कंप्यूटर का वह भाग जो दिखाई नहीं देता है लेकिन कंप्यूटर से काम, जो हार्डवेयर पार्ट है उनसे काम लेने में मदद करेगा, ठीक है ना। कोई समस्या है? मतलब ऐसा पार्ट जो इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है। थोड़ा सा इसको टेक्निकल करते हैं कि कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, कई सारे प्रोग्राम्स का एक समूह है जो क्या करता है, जो इंस्ट्रक्शंस भी साथ में रखता है, जो निर्देश भी साथ में रखता है। और ये निर्देश कौन देता है? आपका यूजर। यूजर जो निर्देश देगा उसी के हिसाब से ये काम करेगा और इसी के हिसाब से एक स्पेसिफाइड टास्क होगा, ठीक है ना। मतलब ये है कि एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करे कि क्या काम करना है उसे, और जो यूजर उसे काम देगा वही वैसा ही स्पेसिफाइड काम करेगा, ठीक है ना। तो कंप्यूटर का वह भाग जो विजिबल नहीं है लेकिन कंप्यूटर के द्वारा होने वाले सभी कार्यों को ये मैनेज करता है। तो रवि भाई, आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर को जानते हैं? सॉफ्टवेयर के नाम बताओ बेटा। एप्लीकेशन और सिस्टम। ज्यादातर बच्चे यही दो सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं और दूसरे कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, ठीक। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो आज हम ये भी जानेंगे कि क्या इनके अलावा भी कोई कैटेगरी हो सकती है कंप्यूटर्स में सॉफ्टवेयर्स की, ठीक है। तो चलिए भाई समझते हैं इस चीज को। तो हम लोग आगे जानेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक। तो अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसा कि अभी रवि भाई ने बताया कि दो प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं। एक तो भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
तो हम पहले, हाँ चलिए ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और दूसरे रवि भाई ने बताया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो दो बेसिक्स टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आप जानते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके अलावा एक और टाइप होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक, कोई समस्या? अब अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जाने तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है आपका जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर कौन कौन से हो सकते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको आप डाउनलोड करते हो जैसे हैं वैसे आप इनको यूज करते हो। जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, क्यों भाई, आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, ये जैसे आए, जैसे एमएस वर्ड है, ठीक है ना, एक्सेल है, ये जैसे आपको मिले हैं वैसे ही यूज कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भाई स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होंगे, स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर होंगे। स्पेशल पर्पज की अगर हम बात करें तो जैसे इन्वेंट्री या अकाउंटिंग मैनेज करना है तो टैली हो गए, आपका फोटोशॉप हो गया। इनका खास काम निर्धारित है, इनसे आप जनरल कोई भी काम ले सकते हैं लेकिन इनका काम पहले से निर्धारित है। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर से आप दुकान नहीं मैनेज कर पाओगे, ठीक है ना, उससे हॉस्पिटल ही मैनेज कर पाओगे। तो भाई इस तरीके से जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो दो तरीके के हो गए, जनरल पर्पज और स्पेशल या स्पेसिफिक पर्पज, ठीक है ना। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो जनरली जैसे मिलते हैं वैसे ही हम लोग यूज करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ जिनका काम पहले से निर्धारित होता है कि ऐसा ही काम करेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपके स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। चलिए अब बात करते हैं यूटिलिटी। मतलब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है ये रख रखाव करने में मदद करते हैं, रख रखाव या आप कह सकते हैं देख रेख करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को की देख रेख करने में मदद करते हैं। रवि भाई कौन सा फोन यूज कर रहे हो? स्मार्टफोन, आपकी तरह। अच्छा भाई, तो स्मार्टफोन तो कभी ये बताता है कि फोन में जो है मेमोरी लो हो गई है, कुछ डेटा हटाओ, तो ये कैसे पता चलता है फोन को? आपको व्हाट्सएप तो कहता नहीं है कि नहीं भाई इसमें डेटा नहीं है। तो भाई जो आपके फोन में कह रहा है स्पेस कम है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर है वो गड़बड़ कर गया है, या फिर बहुत समय से आपने यूज नहीं किया है, तो ये सब काम करने में या रखरखाव करने में मदद करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर समझते हैं क्या होते हैं? ये देख रेख करने में, जैसे मेमोरी को मैनेज करने में मदद करेंगे, मेमोरी मैनेज करने में, मतलब कि अगर जगह कम है तो कम जगह में ज्यादा डेटा रखने में मदद करेंगे, जैसे डिस्क कंप्रेशन, डिस्क कंप्रेशन, ठीक है ना। अगर मेमोरी मान लेते हैं डेटा अलग अलग रख दिया गया है तो बीच में जो जगह छूट जाती है उसको कहते हैं फ्रैगमेंट, जो स्पेस छूट जाता है उसको कहते हैं फ्रैगमेंट। जैसे आप लोग बैठे हो बीच में जगह छूटी हुई है दो चेयर्स के बीच में, ठीक है ना, और ये खाली स्पेस फ्रैगमेंट कहलाता है। जैसे मेमोरी में ये खाली जगह छूट जाती है इसको फ्रैगमेंट कहा जाता है। तो अगर कई बार होता है ऐसे लगेगा कि भाई सारी चेयर्स है लगी हुई, अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर इनको खिसकाएंगे तो थोड़ा स्पेस मिल सकता है आपको। तो अगर ऐसा करना है तो ऐसा करने में मेमोरी में जो मदद करता है उसे कहते हैं डिस्क
फ्रैगमेंटर, डिस्क फ्रैगमेंटर। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम बात करें कि और क्या हो सकता है, जैसे आप अपने फोन में या कंप्यूटर में बाहर से कोई डेटा डाउनलोड करते हो, जब डाउनलोड करते हो तो हो सकता है उसमें कोई ऐसी फाइल हो जो आपके कंप्यूटर को नुकसान करे, और ऐसी फाइलें जो आपके कंप्यूटर को नुकसान कर सकती हैं, उन्हीं प्रोग्राम्स को, उन्हीं फाइलों को कहा जाता है वायरस। और आपके कंप्यूटर को या आपके फोन को जो वायरस से बचाते हैं सॉफ्टवेयर, वो कहलाते हैं आपके एंटीवायरस, और वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कोई समस्या है? एंटीवायरस। अब मान लेते हैं आपका कंप्यूटर में स्पेस कम है, आप ये चाहते हो कि जो है आप यहां पर नई डिवाइस में स्विच कर जाओ, तो ऐसे में एक समस्या आती है कि यार इसमें जो डेटा है उसका क्या करेंगे, उस डेटा को कैसे हम नई डिवाइस में लेकर जाएं, या फिर उस डेटा को हम एक दूसरी जगह दूसरी डिवाइस में माइग्रेट कर लें। इसी को हम क्या करेंगे, इसका एक कॉपी बनाएंगे और कॉपी कहीं और लेकर जाएंगे, तो उस कॉपी को कहते हैं बैकअप। और बैकअप बनाने, अब या तो आप हर एक कॉपी को कॉपी करो फिर किसी एक लोकेशन पे रखो, तो एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऐसा करता है कि पूरे डेटा को, जितना भी आपके कंप्यूटर में या फोन में डेटा है, उस सबका एक क्लोन बना देता है, कॉपी बना देता है, उसी को कहते हैं बैकअप सॉफ्टवेयर। तो बैकअप सॉफ्टवेयर क्या, बैकअप, जो बैकअप सॉफ्टवेयर है वो क्या करेगा, वो बैकअप यानी कि कॉपिंग ऑफ डेटा, डेटा को कॉपी करने में मदद करेगा। कोई समस्या है? पक्का? अब इधर जगह नहीं है तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को नीचे की तरफ सीखेंगे। चलो आगे अलग सीख लेते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो चलिए हम लोग जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि क्लास की शुरुआत में ही हमने बताया, आप लोगों को क्लास की शुरुआत में ही बताया कि कंप्यूटर में जो हार्डवेयर है, ठीक है ना, वो बिना सॉफ्टवेयर के, कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वो बिना सॉफ्टवेयर का तो कोई काम नहीं करेगा। तो जो व्हाट्सएप है, मान लेते हैं एक डिवाइस है, मोबाइल है, उस पर सीधे व्हाट्सएप आप डाल लें तो ऐसा नहीं होगा, उसमें एंड्रॉइड वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी वो चलेगा, या फिर iOS वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए या काली वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो मतलब मोबाइल को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक दूसरा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो जो पूरी डिवाइस को मैनेज करने का काम करेगा सॉफ्टवेयर, वही कहलाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा, जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करेगा, हार्डवेयर को क्या करेगा, मैनेज करने का काम करेगा कौन, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम हैं या ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को, हार्डवेयर को, और जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं यानी कि उन सबको मैनेज करने का काम करेगा, साथ ही साथ जो यूजर है उससे भी इंटरैक्ट हो पाए। तो ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को मैनेज करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिनकी बात कर रहे हैं, जो ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करते हैं, साथ ही साथ यूजर्स के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर कहलाएंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। ठीक, सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका अगर हम देखें तो एक तो होगा भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक तो हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा हो जाएगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एक और हो सकता है आपका डिवाइस ड्राइवर्स। तो इन सबको अभी समझोगे आप, अभी बता दें। चलिए
ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि ऐसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़कर रखते हैं और जो है यूजर के साथ भी इंटरैक्ट करते हैं। तो ये पूरी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम सेम प्रॉपर्टीज रखता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं, है ना, मैक या मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम को जानते हैं, लिनक्स हो गया, ठीक, यूनिक्स हो गया, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बेहतर एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में ये लाई करता है, उसमें आता है। चलिए समझते हैं भाई लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं। तो देखिए भाई, अब जैसे यूजर है, यूजर अपनी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी, जो भी भाषा है उसकी, उस भाषा में वो काम करेगा। लेकिन उस भाषा को मशीन कैसे समझे, कंप्यूटर उस भाषा को कैसे समझे, या एक सॉफ्टवेयर उसको कैसे समझा पाए मशीन को, तो वो काम करेगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। भाई हमारी भाषा को लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, सीधे तौर पर 0 और 1 में बदल देगा, ठीक है ना, और कंप्यूटर उसको समझ पाएगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देंगे उन इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएगा, और इस तरीके से जो यूजर है वो मशीन से जुड़ पाएगा, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर मतलब भाषा अनुवादक, ये हमारी भाषा को, मनुष्य की भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदल देता है, ठीक है ना। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 तरीके के होते हैं कंप्यूटर्स में, ठीक। एक तो होगा कंपाइलर, एक होगा कंपाइलर, दूसरा होगा इंटरप्रेटर, और तीसरा होगा असेंबलर, ठीक है। क्लास लंबी तो नहीं हो रही, क्लास लंबी नहीं हो रही। चलिए कंपाइलर को समझते हैं। कंपाइलर देखो सीधा सीधा ऐसे समझो कि जैसे किसी यूजर ने 4 लाइनें लिखी, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए 4 लाइनें लिखी। अब ये कंप्यूटर को समझाना है तो सबसे पहले भाषा का अनुवाद होना चाहिए। क्यों भाई, भाषा का अनुवाद होना चाहिए। तो अब या तो एक एक लाइन को पढ़ा जाए और फिर अनुवादित किया जाए, या तो एक बार में पढ़ा जाए। तो कंपाइलर क्या करेगा, ये एक बार में पढ़ेगा और इसको कंप्यूटर की भाषा में बदल देगा। मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करते हैं, जो मनुष्य की भाषा है, मनुष्य की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है ना। मनुष्य की भाषा को हम हाई लेवल लैंग्वेज कह सकते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज को लो या मशीन की लैंग्वेज में बदलता है ये मशीन, या आप कह सकते हैं मशीन कोड, या फिर आप कह सकते हैं लो लेवल में बदलता है। कोई समस्या है, ठीक। अब बात यह है कि ये बदल कैसे पाएगा, तो ये बदल तभी पाएगा जब इसके पास कुछ नियम होंगे। अगर हमको किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करना है तो मुझे अपनी भाषा के और उस भाषा के दोनों के नियम पता होने चाहिए। एक तरीके से व्याकरण कि अगर कोई त्रुटि है तो वो भी तो हम बता पाए। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये काम करते हैं। कंपाइलर क्या करता है, एक शॉट में एक बार में पूरे कोड को, जैसे हमने बताया 4 लाइनें हैं, इन चारों लाइनों को वो पढ़ता है और एक बार में मशीन की भाषा में बदल देता है, ठीक है ना। कोई समस्या है? अच्छा, यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में या लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हाई लेवल लैंग्वेज होगी उसको सोर्स कोड बोलेंगे। जो इंस्ट्रक्शंस यूजर लिखेगा उसको कहेंगे सोर्स कोड।
और सोर्स कोड को जब ट्रांसलेट कर दिया जाता है, सोर्स कोड का ट्रांसलेशन जब मशीन की भाषा में हो जाता है तो उसको कहेंगे टारगेट कोड। ठीक है ना, कोई समस्या है? और कुछ कंपाइलर या इंटरप्रेटर, कुछ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है इसको ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं। ठीक है ना, उसको ऑब्जेक्ट कोड कहेंगे। कोई समस्या है? और जो इंटर बेसिक सा डिफरेंस ये है कि सिंगल सिंगल लाइन पढ़ता है आपका इंटरप्रेटर, और कंपाइलर एक शॉट में सारी चीजों को पढ़ता है और टारगेट लैंग्वेज में बदल देता है। अब देखिए असेंबलर को समझते हैं क्या होता है। असेंबलर को समझते हैं क्या होता है। असेंबलर जो है एक तरीके से असेंबलर असेंबलर छोटे छोटे टर्म्स को यूज करता है। जैसे आपको जोड़ना है तो ये सम को यूज कर देगा, गुणा करना है तो MUL को यूज कर देगा, और ये सामान्य तौर पे सीधे मशीन पर कोड कर दिए जाते हैं। तो अब मशीन पर छोटे छोटे टर्म्स को कम जगह लेंगे और सीधे से ये उसको बाइनरीज में या मशीन के कोड में बदल देंगे। तो जो असेंबलर है वो यूज करता है निमोनिक्स को। ठीक, मतलब निमोनिक्स को ऐसे समझिए छोटे छोटे टर्म। ठीक है, चलिए वही मिलते हैं। अब वही हमें और उसको पता है, मतलब हमने जिससे कहा उसको पता है कि वही का क्या मतलब है। तो यहां पर पहले से ही सारे टर्म्स डिफाइन है कि किसका क्या मतलब है, उसी के हिसाब से ये मशीन कोड में बदले जाते हैं। कोई समस्या है? तो भाई हमारे हो गए कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक, अब देखते हैं डिवाइस ड्राइवर कौन से होते हैं। अब हम लोग जानेंगे डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। अब देखो डिवाइस मतलब मशीन या यंत्र। अब आपके यंत्र को जो ड्राइव करने में, चलने में मदद करे। अब देखिए भाई, मान लेते हैं आपके पास एक कंप्यूटर है और कंप्यूटर से आपने एक नया खरीदा गया या किसी दूसरे का एक प्रिंटर आपने वहां पर अटैच करा है, किसी भी माध्यम से, वायरलेसली या वायर के माध्यम से उसको कंप्यूटर से अटैच करा दिया। अब आप सोच रहे हो कि हम सीधे उसको प्रिंट भेजेंगे और प्रिंट कर लेगा, या तो पहले से वो प्रिंटर या उसके जैसा कोई प्रिंटर आप यूज कर रहे हो, तब हो सकता है वो प्रिंट कर दे। लेकिन भाई बात ये है कि आपका जो कंप्यूटर है और जो प्रिंटर है, ये जब तक एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, एक दूसरे को समझेंगे नहीं, तब तक ये एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे और ये प्रिंट नहीं कर पाएगा, ना इसको ये प्रिंट भेज पाएगा, ना इससे ये कोई इंस्ट्रक्शन ले पाएगा। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर डाला जाएगा, एक सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज होगा जो प्रिंटर के इन्वायरमेंट को यहाँ पर लेकर आएगा और यहाँ पे एक इन्वायरमेंट बना देगा, एक ऐसा माहौल बना देगा कि प्रिंटर इससे कनेक्ट हो पाए और प्रिंट कर पाए। ठीक है ना, तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर कहलाते हैं डिवाइस ड्राइवर। ऐसे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे डिवाइस ड्राइवर। ठीक है ना। अब भाई कुछ लोग कहेंगे कि कीबोर्ड जो है जब हम अटैच करते हैं तो अब तो हमें कोई ड्राइवर नहीं इंस्टॉल करना पड़ता है, चाहे नया कोई सॉफ्ट कीबोर्ड लगाए चाहे कोई पुराना लगाए। ठीक है ना। तो देखिए भाई, कीबोर्ड और माउस इतनी एसेंशियल सी चीजें हैं और इतने छोटे प्रोग्राम से चल जाती हैं कि जैसे ही आप अटैच कराते हो तो आपका कंप्यूटर उसको रीड करता है और उसमें एक प्रोग्राम चलता है कि अपने आप इससे संबंधित एनवायरनमेंट इसमें क्रिएट हो जाता है, वो पहचान लेता है और फिर आप आसानी से काम कर पाते हो। जो बड़ी डिवाइसेस हैं उनके, और वो उनपे लगातार काम हो रहा है, नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो उनके लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करना इसके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि लगभग जितने भी कीबोर्ड है वो एक जैसे स्टैंडर्ड पे बने होते हैं। इस वजह से यहाँ पर वैसे इसको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो चाहे वो प्रिंटर हो, स्कैनर हो, कोई और डिवाइस हो, जब इससे अटैच कराएंगे
तो फिर उसके लिए एक माहौल, एक इन्वायरमेंट चाहिए होगा। वो इन्वायरमेंट देता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये जानकारी सही लगी। अगर सही लगी तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हमारे पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो खत्म नहीं हुए हैं। अब अगली क्लास में जब हम लोग कल क्लास करेंगे तो हम लोग दो और सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, दो और प्रकार के सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे, जो कि होंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, और दूसरे होंगे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कई बार इनको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इन दोनों प्रकार के सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे हम लोग अगली क्लास में। अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और जिस प्लेलिस्ट में आपको ये मिले इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।